थोड़ा सा पहले रिकैप कर लेते हैं कि हमने कल क्या क्या पढ़ा था। अगर आपको कल याद हो तो हमने स्टार्ट किया था फॉन्ट फैमिली से, सही है। हमारा कल क्लास का स्टार्ट था फॉन्ट फैमिली, जिसमें हम लोगों ने गूगल फॉन्ट्स को इस्तेमाल किया और वहां से कुछ एक्सटर्नल फॉन्ट्स हम लेकर आए जिसको हमने इस्तेमाल किया, सही है। उसके बाद हमने फॉन्ट साइजेस पढ़े। अब फॉन्ट साइजेस में हमने कुछ यूनिट्स पढ़े थे। कौन कौन से? सबसे पहले पिक्सल्स, उसके बाद ईएम, उसके बाद आरईएम, उसके बाद पीटी, सही है। तो ये कुछ हमारे फॉन्ट साइजेस थे जो हमने पढ़े और यूनिट्स उनके। उसके बाद हमने फॉन्ट वेट पढ़ा, जिससे हमें पता लगा ये बोल्ड करता है जितना भी आप इसका नंबर दें। कम से कम बोल्ड की क्या वैल्यू थी और ज्यादा से ज्यादा, सही है। उसके बाद हमने पढ़ा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। इसके 3 वैल्यूज थी। कौन कौन सी थी? अपर केस, लोअर केस और कैपिटलाइज। उसके बाद है टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन किसी को याद है क्या था? अंडरलाइन था, ओवरलाइन है, लाइन थ्रू है और नन है, सही है। नन हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? नन का मतलब है कुछ भी नहीं। ये हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? नॉर्मली नन इसलिए इस्तेमाल होता है कि आपका एंकर टैग जो है वो ब्लू कलर का आता है और उसके नीचे क्या लगा हुआ होता है? अंडरलाइन। तो वो नीचे वाला अंडरलाइन हटाने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो? टेक्स्ट डेकोरेशन, नन। उसके बाद क्या आया? लाइन हाइट। लाइन हाइट क्या था? 2 लाइंस के बीच का डिस्टेंस। इसका यूनिट हमने क्या इस्तेमाल किया? ईएम। क्या ये पिक्सल्स हो सकता था? पीएक्स। क्या ये परसेंटेज हो सकता है? उसके बाद जब हमने क्लास ऑफ की थी उससे थोड़ी देर पहले हमने ये जो अल्फाज भी देखे थे, लेटर स्पेसिंग। और लेटर स्पेसिंग में मैंने आपको बताया था कि जैसे कि एप्पल है तो APPLE, इनके दरमियान, ए और पी के बीच में दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम किस में डिफाइन करते हैं? और वर्ड स्पेसिंग में 2 लफ्जों के दरमियान जो डिस्टेंस है। और इनका यूनिट क्या होगा? इनका यूनिट क्या होना चाहिए? ये पिक्सल्स भी हो सकता है, ये ईएम भी हो सकता है, ये पीडी भी हो सकता है, ये आपके ऊपर है, ठीक है। ऑफिस में रखवा दें हम। अब आपके पास क्या है? टेक्स्ट अलाइन। अब देखते हैं टेक्स्ट अलाइन क्या करता है। अब आप सब तो ये तो आपको रट गया होगा। इसमें मैं ये कौन सी वाली सीएसएस है? ये इनलाइन है, एक्सटर्नल है, कौन सी है? ये इंटरनल सीएसएस है। तो फिर टैग के अंदर वाली क्या होती है? सही है। अब हम यहाँ पे एक पी का टैग बनाते हैं, बल्कि H1 बनाते हैं पहले। H1 में हम लिखते हैं वेलकम, ठीक है। इसकी हम एक आईडी दे देते हैं, हेडिंग। ऊपर मैंने स्टाइल्स में मैं आया। अब आपको पता है कि स्टाइल का टैग बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे आप एक सीएसएस की फाइल के अंदर है। तो मैंने आईडी उठाई, कौन सी आईडी है? ये कैसे पता लगा? हैश से। ये कर्ली ब्रैकेट क्यों लगाते हैं हम? ये सिंटैक्स है। ये क्या है? सिंटैक्स। अब हम प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, कौन सी? टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन इस्तेमाल करने से पहले हम पहले देख लेते हैं कि अभी करंट कंडीशन क्या है। सही है। तो आपके पास एक सिंपल एक H1 लिखा हुआ है और इस H1 के अंदर हमने एक सिंपल लिख दिया है वेलकम। अब हम इस पे लगाते हैं टेक्स्ट अलाइन।
अब अलाइनमेंट से क्या पता लगता है? अलाइनमेंट मतलब किसी की जगह, कि कोई भी चीज कहां पे पड़ी हुई है वो उसकी क्या है? अलाइनमेंट। तो टेक्स्ट अलाइन। अब सबसे पहले हम करते हैं सेंटर, जो बहुत सारे लोग यहाँ पे काफी दिनों से करना चाह रहे हैं कि सर ये चीज सेंटर में कैसे आएगी, ये चीज सेंटर में कैसे आएगी। अब हम जरा पीछे जाते हैं तो आपके पास वेलकम कहाँ आ गया? सेंटर में आ गया। तो टेक्स्ट अलाइन बेसिकली क्या काम कर रही है कि वो टैग को सेंटर में लाती है। उसके बाद हम लोग एक और लिखते हैं, इधर सेंटर को हटा के हम लिखते हैं राइट। तो वो कहां चला गया? राइट में। लेफ्ट से क्या होगा? अच्छा, ये जो लेफ्ट है, ये मैं लिखूं या ना लिखूं इसका कोई फर्क पड़ रहा है? इसका मतलब है कि सीएसएस की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है ना, उनकी कोई ना कोई डिफॉल्ट वैल्यू होती है। डिफॉल्ट वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है कि आप लगाएं ना लगाएं उसका कोई फर्क ना पड़े। सही है, तो वो उसको हम क्या कहते हैं? डिफॉल्ट प्रॉपर्टी। इसका मतलब है कि टेक्स्ट अलाइन अगर आप लेफ्ट लिख रहे हैं या ना लिखें, बात एक ही है, क्योंकि ये पीछे लिखा हुआ है कि अगर वो टेक्स्ट अलाइन ना बताए तो आप कौन सी टेक्स्ट अलाइन दो? लेफ्ट। अच्छा, इसमें एक और होता है जस्टिफाई। किसी को पता है जस्टिफाई क्या होता है? किसी ने कोई रिसर्च पेपर, कोई थीसिस कुछ लिखा है? रिपोर्ट, यूनिवर्सिटी रिपोर्ट, कुछ भी? दोनों तरफ से मार्जिन फिक्स होगा। अच्छा, अभी ये चीज हमें यहाँ पे समझ में नहीं आ रही, लेकिन अगर हम लोग क्या करें, हम यहाँ पे एक पी का टैग बनाते हैं। इस पी के टैग में जैसे आपको पता है मैं क्या देने लगा हूँ, लॉरम 50, एक अच्छा खासा पैराग्राफ आ जाता है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहां से इसको टेक्स्ट सेंटर कर देता हूं। ठीक है, अब मेरे पास पी टैग जो है, इस पे मैं एक प्रॉपर्टी लगाता हूं दोबारा, कौन सी? टेक्स्ट अलाइन। लेकिन पहले देख लेते हैं कि अभी कहानी क्या है। तो अभी कहानी कुछ ऐसी है। ठीक है, इस पे लगाते हैं हम क्या? जस्टिफाई। तो कोई फर्क समझ आया? क्या फर्क हुआ? साइडों से इसे तरतीब दे दी है। सही है, इसको थोड़ा और हम लोग टेक्स्ट बढ़ाते हैं तो आपको और ज्यादा आइडिया होगा। हम देते हैं लॉरम 200। सही है, अब आप जरा इसकी साइडें देखें। सही है, बिल्कुल एक सीध में। अगर आप इस जस्टिफाई को हटाएंगे तो अब जरा इसके एंड वाले हिस्से को देखें। अब आपको फर्क समझ आ रहा है? अब हम इसको दोबारा जस्टिफाई लगा देते हैं तो बिल्कुल सीध में आ गया। अगर आप यही चीज क्या करें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो आई थिंक सबने इस्तेमाल किया हुआ है। अगर आप गौर करें ना, तो अभी आप जो भी सीएसएस की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं ना, वो सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो एमएस वर्ड पे लगाई जा सकती हैं। सबसे पहले ये वाला जो सेक्शन है ना, बेसिकली टेक्स्ट अलाइनमेंट वाला है। समझ रहे हैं? ये क्या है? अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट, और ये कौन सा है? जस्टिफाई। अब देखिए, मैंने इसको यहां पर सेंटर अलाइन किया हुआ है, इसको बोल्ड किया हुआ है, और इसकी थोड़ी सी साइज इंक्रीज की हुई है क्योंकि ये H1 है। उसके बाद हम लोगों ने, अच्छा आपने एक चीज नोट की कि इसने जब ये कॉपी किया तो उसने टेक्स्ट अलाइनमेंट जस्टिफाई साथ में कॉपी किया है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इतना इंटेलिजेंट है कि जब उसने यहाँ पे आपका वेब पेज देखा, आपने कॉपी करके ले गए, तो उसको पता लग गया कि इसमें क्या लगा हुआ था? जस्टिफाई लगा हुआ था, तो उसने ऑटोमेटिकली उसको जस्टिफाई दे दिया है। अब आप इसको टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट दे दें तो देखिए साइडों से छूट रहा है। अब आप इसको सेंटर करें तो ये सेंटर हो गया है। अब आप इसको लेफ्ट करें तो ये लेफ्ट हो गया, और ये दोबारा से उसको जस्टिफाई करें तो जस्टिफाई हो गया। सही है, तो ये सारी चीजें आप किसी इधर भी पॉसिबल है, वहां भी पॉसिबल है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आप फॉन्ट बदल सकते हैं, जो कि हमने कल देखा था। यहाँ पे फॉन्ट साइज है आपके पास,
सही है। और ये आपकी टेक्स्ट डेकोरेशन है, यहाँ पर इटैलिक, अंडरलाइन, सही है, ये लाइन थ्रू है। तो ये सारी तकरीबन जो चीजें अभी भी आप पढ़ रहे हैं ये सारी वर्ड में ऑलरेडी पॉसिबल है, क्योंकि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं अभी टेक्स्ट पे काम कर रहे हैं, किस तरीके से सीएसएस टेक्स्ट पे लगाई जा सकती है। अच्छा एक सवाल है, आप सबको पता है डिव क्या करता है? अगर मैं क्या करूं, इस पूरे कोड को मैं उठाऊं, इस डिव में सेव कराता हूं, अच्छा ये पी टैग है, ये जो जस्टिफाइड है, तो ये बात सबको समझ आ रही है? जस्टिफाई है, इसको मैंने जस्टिफाई लगाया हुआ है, इस पे हुआ है। वेलकम के टैग पे हमने टेक्स्ट अलाइन सेंटर लगाया हुआ था, मैंने वो हटा दिया। लेकिन अभी ये दोनों टैग्स किसके अंदर है? डिव के। अब सवाल ये बनता है कि अगर मैं उस डिव को टेक्स्ट अलाइन सेंटर दूंगा तो क्या ये वेलकम बीच में आएगा? मैंने बेसिकली क्या किया है कि पेरेंट एलिमेंट को मैं चाह रहा हूं कि क्या दूं, टेक्स्ट अलाइनमेंट दूं, और उसके पेरेंट एलिमेंट के अंदर कितने एलिमेंट है? दो, एक h1 का टैग और एक p का टैग है। आपने ये तो देख लिया कि आप h1 पे अगर सेंटर लगाएंगे वो सेंटर होगा, आप p के अंदर सेंटर लगाएंगे वो भी सेंटर होगा। लेकिन सवाल ये बनता है कि अगर मैं div पे लगाऊं तो क्या दोनों वो सेंटर होंगे? अच्छा, तो हम यहां पे आते हैं, यहां पे हमने दोबारा से div दिया, यहां पे अब कौन सी प्रॉपर्टी है? टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो क्या हुआ, जो आपका h1 था वो तो सेंटर अलाइन हो गया है, लेकिन क्या p सेंटर अलाइन हुआ है? नहीं, वो जस्टिफाइड ही है। इसका मतलब है कि उस पर कौन सी प्रॉपर्टी लगी हुई है? टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। वो टेक्स्ट अलाइन सेंटर नहीं हुआ है। अब अगर मैं दोबारा जाता हूं और मैं h1 को दे देता हूं टेक्स्ट अलाइन राइट, तो वो कहां चला गया? लेकिन ऐसा क्यों? हालांकि अगर आप यहां पे देखें तो मैंने div वाली जो प्रॉपर्टी है वो हम लास्ट में लिखी है, और हमने पढ़ा था कि वो सीएसएस किस तरीके से पढ़ता है, लाइन बाय लाइन। तो सबसे पहले तो उसने h1 पे राइट लगाया, फिर उसने जस्टिफाई लगाया, लेकिन यहां पर आके उसको दोनों को सेंटर नहीं कर लेना चाहिए था। उसने ऐसा क्यों किया? उसने सेंटर उसको क्यों नहीं किया? किसी को ये चीज समझ आ रही है? क्या नहीं, नहीं देखिए, हम टैग को डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं। बेसिकली जब आपके पास h1 पे मैंने राइट हटाया, मतलब टेक्स्ट लाइन हटाया, तो वो सेंटर हो गया। तो वहां पे कौन सी चीज इफेक्ट कर रही थी? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस याद है? इनहेरिटेंस क्यों लगी? क्योंकि h1 के टैग पर कोई भी अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी नहीं लगी थी। तो वो किसको देखेगा? अपने पेरेंट को। उसने देखा कि मेरे पेरेंट पर टेक्स्ट अलाइन क्या लगा हुआ है? सेंटर। तो उसने बोला कि मेरे ऊपर कोई वो टेक्स्ट लाइन नहीं लगा हुआ, तो मैं कहां से प्रॉपर्टी ले लूंगा? अपने पेरेंट से। तो इसको हम क्या कहते थे? इनहेरिटेंस। लेकिन इनहेरिटेंस तब चलेगी जब आपने उस टैग को कुछ ना कहा हो। अगर आप उसके चाइल्ड को कहेंगे कि नहीं तुमने टेक्स्ट लाइन राइट होना है, तो वो पेरेंट को नहीं देखेगा, भले फिर आप उसकी प्रॉपर्टी बाद में डिफाइन करें या पहले डिफाइन करें। ये बात समझ आ रही है? तो टैग आपकी जो इनहेरिटेंस है वो कब इफेक्ट आएगी? जब वो प्रॉपर्टी आपके टैग पे नहीं यूज हुई। बात समझ आ रही है? अगर आप टैग को डायरेक्टली कोई चीज कहेंगे कि भाई ये करो, तो वो उसको ज्यादा अहमियत देगा एज कंपेयर टू इनहेरिटेंस। ये बात समझ आ रही है? जिसको नहीं समझ आई टेंशन ना ले, बस ये दिमाग में रखें कि भाई अगर आप किसी टैग को डायरेक्टली कोई प्रॉपर्टी लगाएंगे तो वो उसको प्रेफर करेगा और वही चीज करेगा। बात समझ आ रही है? अच्छा, यहां पे एक और चीज हम कर सकते हैं, इस पी को हम थोड़ा कम करते हैं ताकि हमारे पास जगह अच्छी बने। यहां पे हम आते हैं और यहां पे हम बनाते हैं इमेज। इंटरनेट पे जाते हैं, गूगल,
हमारे पास एक इमेज है, तो नाम क्या है, image 1.jpg। हम अपने कोड में लगाते हैं इस image 1.jpg को और इसकी विड्थ डिफाइन करते हैं 200 पिक्सल्स और उसकी हाइट डिफाइन करते हैं 200 पिक्सल्स। अब आपको पिक्सल्स का तो आइडिया है, तो मैं बेसिकली इसकी साइज डिफाइन कर रहा हूँ, विड्थ और हाइट 200 बाय 200 पिक्सल, और मैंने इसको बता दिया कौन सी इमेज है। अब हम जरा इसको देखते हैं कि क्या बना है हमारे लिए। तो H1 अपने मजे में है, वो तो उसको पता है टेक्स्ट अलाइन मुझे राइट लगा हुआ है, वो अपना काम कर रहा है। उसके बाद जो आपका पैराग्राफ है जो जस्टिफाइड लगा हुआ है, लेकिन जस्टिफाइड आपको समझ में क्यों नहीं आ रही, क्योंकि वो एक लाइन है। अब आपके पास आई इमेज। अभी जो हम बेसिकली प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं वो किसकी हैं? अब सवाल ये बनता है कि यही प्रॉपर्टी जो टेक्स्ट की है क्या इमेज पे असर करेगी? करेगी या नहीं करेगी? अच्छा, इस इमेज पे आते हैं। हम इस पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाते हैं? टेक्स्ट अलाइन, और उसको हम कहते हैं सेंटर। तो जरा अब हम पीछे चलते हैं, क्या इसने इस पे असर किया? अच्छा, एक सजेशन आया कि इसको डिव के अंदर रखें। ये क्या हो रहा है? किसी को समझ आ रहा है ये क्या हो रहा है? हाँ, लेकिन फिर नीचे क्यों नहीं किया इसने? तो अभी भी मैंने पिक्चर लाइन नहीं लगाया। हाँ, तो डिव में चेंज क्या हुआ? सवाल यही है। नहीं, टेक्स्ट लाइन जस्टिफाइड नहीं है। डिव के ऊपर जो प्रॉपर्टी लगी हुई है ना, वो लगी हुई है टेक्स्ट लाइन सेंटर। सही। अच्छा, मैं इसको मिटा देता हूँ, ये तो पता लगे ये कौन सी वाली प्रॉपर्टी इफेक्ट कर रही है। मैंने इमेज वाला टेक्स्ट लाइन सेंटर मिटा दिया, लेकिन अभी भी इमेज जो है वो सेंटर लाइन। क्या? नहीं, इसकी वजह मैं पूछ रहा हूँ, इसकी वजह क्या है? इनहेरिटेंस। लेकिन इमेज बाहर थी तो नहीं हुआ। क्वेश्चन ये है, इनहेरिटेंस तो समझ आ रही है कि डिव पे टेक्स्ट लाइन सेंटर लगा हुआ है, इमेज ने वो उठाया, लेकिन सवाल ये है कि इमेज जब बाहर था तो उसने नहीं लगाया, अब जब इमेज डिव के अंदर है तो उसने लगाया। ये क्या चक्कर है? लेकिन मैंने उसको टैग को तो डायरेक्टली दिया ना। ठीक है, डिव जो है ना, डिव पेरेंट है तो उसका कुछ कंटेंट है, कुछ चाइल्ड है, H1, P और इमेज। इधर कितने उसके चाइल्ड है? 3। तो डिव उन सबको कैसे ट्रीट करता है? कंटेंट। अब उसको ये नहीं पता कि अंदर मेरे टेक्स्ट है, इमेज है, क्या है, वीडियो है, वो ये नहीं देखता। वो क्या देखता है कि उसके पास क्या है? कंटेंट। बात समझ आ रही है? आपने उसको बोला कि भाई जो भी तुम्हारे अंदर कंटेंट है उसको क्या कर दो? टेक्स्ट अलाइन। तो डिव ने बोला कि चल भाई अंदर जो भी मेरा कंटेंट है वो सारे बीच में आ जाओ, लेकिन क्योंकि वो H1 और जो आपको P है उसके लिए टेक्स्ट लाइन की प्रॉपर्टी बनाई उसके लिए गई है। सही है। आपने उसको जब अलग से कहा कि नहीं नहीं तुम पेरेंट की बात मत सुनो, कहां जाओ? राइट लेफ्ट, तो फिर उसने उसको इफेक्ट में ले आया। लेकिन ये समझ ले कि ये एक इमेज को बीच में लाने का एक जुगाड़ है। सही है, ये एक्चुअल मेथड नहीं है एक आपको इमेज को बीच में लाने का, लेकिन ये इस्तेमाल होता है। सही है, इस्तेमाल होता है। अच्छे खासे प्रोफेशनल है जो आपके लोग हैं वो भी इसको इस्तेमाल करते हैं। CSS में अब आप आगे जैसे जैसे आपको टाइम बढ़ेगा आप एक चीज सोचो समझोगे कि एक प्रॉपर्टी बनाई हुई किसी और चीज के लिए है, इस्तेमाल किसी और चीज के लिए हो रही होगी। बात समझ आ रही है? क्योंकि हमारे पास टारगेट क्या होता है कि ये चीज ऐसी दिखनी चाहिए,
अब आप कैसे भी उसको लेकर आ रहे हो, बस वो मेरा मसला नहीं है, लेकिन वो चीज वैसी लगनी चाहिए। बात समझ आ रही है? इसमें एक लॉजिक है कि जो आपने डिव बनाया उसकी आपका पैरामीटर क्या होता है, मतलब जो एक आपका डिव बना हुआ है उसका एरिया कौन सा है। क्या आपको पता है यहाँ पे डिव का एरिया कौन सा है? मतलब डिव कहां से शुरू हो रहा है, कहां खत्म हो रहा है, मैं ये पूछ रहा हूं। डिव कहां से शुरू होता है? जहां से कंटेंट स्टार्ट, जहां से कंटेंट स्टार्ट हो रहा है वहां से डिव स्टार्ट हो रहा है, और जहां पे कंटेंट खत्म हो रहा है वहां पे डिव खत्म हो रहा है। ठीक है, डिव की एक प्रॉपर्टी है कि डिव को मैं जब आपको पढ़ा रहा था वो कौन सा एलिमेंट है? ब्लॉक लेवल। और जितने भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है ये उनकी क्वालिटी है कि वो पूरी की पूरी क्या उठाते हैं? रॉ लाइन या रॉ पूरी लाइन उठा लेते हैं। तो इसका मतलब है कि आपका डिव जो है वो वहां से शुरू हो रहा है और कहां खत्म हो रहा है? लाइन के आखिर में। बात समझ रहे हैं? तो ये पूरा उसका एरिया है। तो अब वो अपने कंटेंट को बीच में रख सकता है क्योंकि उसके पास पूरा का पूरा एरिया है। और इमेज कौन सा एलिमेंट है? वो इनलाइन एलिमेंट है। तो उसके लिए जगह कौन सी थी कि वो जहां से इमेज शुरू हुई और जहां पे इमेज खत्म हुई। ये वजह थी कि उस पर टेक्स्ट अलाइन सेंटर बाहर अप्लाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसकी एरिया कहां से शुरू हुई? जहां पे इमेज शुरू हुई, और वो कहां पे खत्म हुई? जहां पे इमेज। वो सेंटर हुआ, आपको दिखा नहीं। उसकी वजह क्या है कि उसकी जगह ही यहाँ पे शुरू हुई और यहाँ पे खत्म हुई। अब उसको हिलने के लिए जगह ही नहीं है। बात समझ रहे हैं? लेकिन जब आपने उसको डिव में रखा तो डिव तो वहां से शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो जब आपने उसको कहा कि अब सेंटर अलाइन हो तो उसको बोला कि हाँ यार मेरे पास तो पूरी जगह है घूमने के लिए, तो वो बीच में आ गया। बात समझ आ रही है? अब आपको ये कैसे पता लगता है? बंदा ये बात भूल जाता है। जाहिर सी बात है जब आप काम कर रहे होते हैं ना तो आप ये बात भूल जाते हैं, भाई किसकी जगह कहां तक थी, मुझे कैसे याद रहेगा। तो उसका एक सिंपल तरीका है कि आप उस टैग पे राइट क्लिक करें और इंस्पेक्ट पे क्लिक करें। ये आपने बहुत दफा पहले भी किया है, सही है? ये आप करेंगे, उसके बाद आप इस इमेज को रखें तो उसने उसको ब्लू कलर कर दिया। ये ब्लू कलर बेसिकली आपको बता रहा है कि इधर इमेज का एरिया कितना है। ठीक है, लेकिन आप पी पे जाएं, पी का एरिया देख रहे हैं आप? ये पूरा येलो बेल्ट है ना, ये पूरा किसका एरिया है? पी का। लेकिन ऊपर आए और आप इस डिव पे रखें तो डिव का एरिया देखें आप, कहां से शुरू हो रहा है और कहां पे खत्म हो रहा है। अब उसके पास ये पूरा एरिया है तो अपने कंटेंट को यहां से वहां घुमा सकता है। आप जब आगे जाके सीएसएस कर रहे होंगे तो आप में से बहुत सारों को यह मसला होगा कि सर मैंने इसको दुनिया जहान की सेंटर करने की चीजें लगा दी हैं, आपने जो जो तरीके बताए थे सेंटर करने के मैंने सब लगा दिए हैं, लेकिन ये सेंटर नहीं हो रहा। बात समझ रहे हैं? उसकी प्राइम वजह क्या होती है कि वो एलिमेंट किसी भी वजह से उसके पास एरिया नहीं होता। जब उसके पास एरिया नहीं है तो वो सेंटर में नहीं जा सकता, क्योंकि वो सेंटर हो रहा है लेकिन हिल ही नहीं पा रहा हो क्योंकि उसके पास जगह ही नहीं है। जब आप उसके पास ये पूरी जगह है तो वो सेंटर हो सकता है। अब आप इस इमेज को देख रहे हैं, उसके पास ये पूरा बेल्ट है, वो राइट में भी जा सकता है, वो लेफ्ट में भी जा सकता है, वो सेंटर भी हो सकता है। अब यहां पर आए जरा, अब उसके पास यही एरिया है, वो कहां जाएगा? वो इसी में फंसा रहेगा। बात समझ आ रही है? तो ये पूरा एरिया का चक्कर है कि कोई चीज आपकी सेंटर लाइन क्यों नहीं होती और कोई चीज हो जाती है। अब उस एक चीज के पास एरिया होगा तो वो हिलेगा ना, एक चीज के पास एरिया है ही नहीं तो वो कहां हिलेगा। बात समझ आ रही है? तो ये सारा आपको चेक कैसे करना है कि आप इधर एलिमेंट्स पे आएंगे, उस टैग पे एक एरो रखेंगे और आप यहां पे देखेंगे ये ब्लू कलर आपको बताएगा कि उसका एरिया कहां कहां तक है। सही है? इमेज वैसे ये इनलाइन एलिमेंट है, लेकिन अगर आप इसको हाइट और विड्थ देते हैं तो फिर इनलाइन ब्लॉक की तरह बिहेव करता है। सही है? टेक्निकली ये इनलाइन एलिमेंट है। उसकी वजह क्या है कि अगर आप दूसरा एलिमेंट बनाएंगे तो उसके साथ लग जाता है। ये इफेक्ट ऐसा देता है कि इनलाइन ब्लॉक है लेकिन ये है इनलाइन एलिमेंट। ठीक है? क्यों? क्योंकि इसका एक विड्थ और हाइट है, वो आप डिफाइन भी करते हैं और वो नेचुरली होता भी है। इसको आप ऐसे कह सकते हैं कॉन्सेप्चुअली इनलाइन है लेकिन बिहेव ब्लॉक की तरह करता है, क्योंकि इनलाइन एलिमेंट की ये तो प्रॉपर्टी है कि जो उसका कंटेंट होता है वो उतनी जगह तो घेरता है। ये बात तो पता है ना आपको कि इनलाइन एलिमेंट की जितनी उसको एरिया चाहिए वो उठाता है। तो वो जितनी जो उसको एरिया चाहिए वो उठा रहा है तो आपको फील होता है कि कौन सा वाला टाइप ऑफ एलिमेंट है? इनलाइन
ब्लॉक। वैसे इनलाइन ब्लॉक को हम यूज करेंगे आगे जाके नेविगेशन बनाने के लिए, तब आपको थोड़ा ज्यादा होगा कि इनलाइन ब्लॉक क्या होता है, इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक में क्या फर्क होता है। सही है, तो वो बेसिकली आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे सोच रहे होंगे तो इनलाइन और ब्लॉक का नाम सुना था, इनलाइन ब्लॉक कहाँ से आया। सही है, जब हम लोग नेविगेशन बार इंशाल्लाह आगे बनाएंगे सीएसएस के थ्रू, तो आपको वहां पे हम लोग इनलाइन ब्लॉक इस्तेमाल कराएंगे। ठीक है, ये चीज वहां यूज होती है। किसका? वीडियो का? हाँ, वीडियो सेंटर ऐसे हो जाती है, ऐसे हो जाती है। लेकिन हम लोग अभी जब आप सीएसएस आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको एक बात कहूंगा कि सेंटर अलाइन करने के लिए आप फ्लैग्स को इस्तेमाल करें। सही है, इस वक्त फ्लैग्स सबसे पावरफुल प्रॉपर्टी है जिसमें आप बहुत इजीली अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। मसला कहाँ होता है कि हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट हो जाती है, वर्टिकल अलाइनमेंट में मसला होता है। समझ रहे हैं, आप हॉरिजॉन्टल यहां से वहां चीजों को कर देते हैं, लेकिन वर्टिकली बड़ा मसला होता है। वर्टिकल अलाइनमेंट देखते हैं, अगला ही टॉपिक है। लेकिन अब हॉरिजॉन्टल जो अलाइनमेंट होती है ना, वो बड़ी टफ है सीएसएस में। तो फ्लैक्स उसके लिए सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी है। फ्लैक्स हम आपको पढ़ाएंगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ाएंगे। और फ्लैक्स एक CSS3 की नई प्रॉपर्टी है, CSS3 से पहले ये नहीं थी। अब जितनी भी अलाइनमेंट होती है वो किससे हो रही है? ये आपके फ्लैक्स से। पहले फ्लोट इस्तेमाल होता था, अब फ्लोट भी इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि फ्लोट के कुछ नुकसान हैं, वो आपको दिखेंगे जब आप फ्लोट को इस्तेमाल करेंगे। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है इस वक्त मैं क्या बात कर रहा हूँ, तो आप टेंशन ना लें, ये बेसिकली उन बच्चों के लिए जो थोड़ी आगे की वीडियोस देखकर आए हैं। सही है, हाँ। आप इसकी ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्या चीज? प्रोफेशनल तरीके से को कह रहे हैं सेंटर करने के लिए वो फ्लैक्स 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 देखिए, मार्जिन पैडिंग का आपको एक चीज पता लगेगी कि मार्जिन पैडिंग का मसला होगा कि जब आप मार्जिन लेफ्ट 50% देंगे ना, तो वो 50% बेसिकली इस कोने से आता है। तो इसकी विड्थ हाइट विड्थ कितनी है? 200। तो मार्जिन लेफ्ट बेसिकली सेंटर से 200 पिक्सल्स आगे चला जाएगा, तो सेंटर नहीं होता बेसिकली। समझ रहे हैं? तो उसके लिए आपके पास एक तरीका होता है, आप कैल्क की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर उसके लिए आपकी मैथमेटिक्स थोड़ी ना पावरफुल होनी चाहिए। तो खैर, वो इससे ज़्यादा बेटर है आप डिस्प्ले फ्लैक्स लगा के सेंटर लाइन कर दो यार, 2 मिनट का काम, वो खुद कैलकुलेट करता रहता है। देखिए, मसला यहाँ पर यह है कि हमें जो वेबसाइट बनानी है वो रिस्पॉन्सिव बनानी है। सही है, हमें एक ऐसी वो वेबसाइट बनानी है जब आप इसको छोटा करो तो आपका कंटेंट ऑटोमेटिकली मूव करे। सही है, ये ना हो कि जब आप इसको छोटा करें तो ये वेलकम बाहर चला जाए। अभी जितने आप में से ज्यादातर काम कर रहे होंगे उनकी वेबसाइट कुछ ऐसी ही बन रही होगी कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन में आप देख के बोल रहे होंगे वाह यार क्या बात है, क्या मैंने वेबसाइट बनाई है, बेहतरीन हो गया। जब आप अपने दोस्त को देते हैं यार तू वेबसाइट देख मैंने क्या वेबसाइट बनाई है, वो अपने कंप्यूटर पे खोलता है, आपकी वेबसाइट का बटन यहाँ जा रहा होता है, हेडिंग यहाँ जा रही होती है, आप उसको बोल रहे होते हो कि भाई तू तेरे कंप्यूटर में वायरस है, सही इस वजह से तेरे पास सही नहीं दिख रही, तो मेरे आगे लैपटॉप में देख कैसी बेहतरीन दिखती है। तो बेसिकली क्या होता है कि आप स्टैटिक रखते हैं हर चीज को। जब आप हर चीज को स्टैटिक रखेंगे तो ऐसे मसले मसाइल होंगे। हमारा टारगेट ये है कि हम लोग में वेबसाइट बनानी है, लेकिन कैसी वेबसाइट बनानी है? रिस्पॉन्सिव, कि कोई भी स्क्रीन साइज हो वो उस पर क्या हो जाए, फिट हो जाए। अभी आप पहले CSS पढ़ेंगे, CSS में आप पढ़ेंगे यार ये क्या बकवास है, ये ऐसे इसको वर्ड पे या पेंट में इसको ड्रैग करो इधर ले आओ, सही है, ये ड्रॉ कर दो वो ड्रॉ कर दो, पेंट में इतना आसान होता है। CSS में एक चीज को सेंटर करने के लिए हमारे पास इतनी पंचायतें हैं। आपको थोड़ी ये फील होगा, शुरू में थोड़ा फील होगा। उसके बाद फिर हम लोग 2 हफ्ते में एक चीज पढ़ेंगे, इसका नाम है बूटस्ट्रैप। सही है, फिर उसके बाद जैसे AC चलता है ना गर्मियों में, आपको वैसे महसूस होने लगेगा कि यार पहले क्यों नहीं पढ़ाया। लेकिन उसका वजह यह है कि आपको बेसिक CSS एटलीस्ट आनी चाहिए। सही है, तो अभी आप बेसिक CSS पढ़ लें। आप अगर खूबसूरत वेबसाइट बेसिक CSS में अभी भी नहीं बना पा रहे तो आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है कि मेरा जिंदगी में क्या होगा। सही है, आपकी मदद के लिए बूटस्ट्रैप है। आप बूटस्ट्रैप में वेबसाइट बनाएंगे, आपको खुद को यकीन नहीं आएगा कि ये मैंने ही बनाई है। सही है, वो इतना उसको खूबसूरत बना लेता है। लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में आप पहली क्लास में आ जाए तो मैं आपको बता दूंगा, अभी तो फिर इन सारे आपके दोस्तों को समझ में नहीं आएगा क्या चाहिए।
सही है, तो अब हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी है वर्टिकल अलाइन, लेकिन अब यहां पर एक कुछ ऐसा ही मसला है जैसा अभी थोड़ी देर पहले था। ठीक है, अब हमारे पास ये H1 है, ये आपको दिख रहा है। इस H1 में जाके मैं लगाता हूं वर्टिकल अलाइन बॉटम। कोई फर्क आया है? इसको मैं लगाता हूं टॉप, कोई फर्क आया है? क्यों? इसकी वजह मैंने अभी अभी बताई है। इसकी क्या वजह है? उसके पास जगह नहीं है। अगर आप उसको राइट क्लिक करके आप इंस्पेक्ट करें, आपके पास वेलकम देख रहे हैं कि वो कहां फंसा हुआ है। उसके ये येलो वाला बेल्ट देखें, ये बेसिकली ये उसकी हदूद है। जहां पे वो येलो कलर का बेल्ट खत्म हो रहा है ना, ये H1 की हद खत्म हो रही है। अब H1 की जहां हद खत्म हो रही है, ऊपर देखें, ऊपर कुछ भी नहीं है। अब आप नीचे देखें तो उसके नीचे क्या है? पैराग्राफ। बात समझ आ रही है? तो अब उसके पास जगह नहीं है तो वो कहां जाएगा? ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, ये वर्टिकल अलाइनमेंट, आप अभी इस टैग को आप छोड़ें, ये ज्यादा यूज भी नहीं होता और आप इस टैग पे कंफ्यूज रहेंगे, फिर आपको हाइट्स वगैरह पे बिगाड़नी पड़ेगी। तो इस वर्टिकल अलाइनमेंट का जो टैग है जो हम पढ़ेंगे, जिसमें ज्यादा टाइम लगाएंगे, वो है फ्लेक्स। ठीक है, फ्लेक्स अगेन कह रहा हूं, एक बहुत जबरदस्त एक आपका टूल है कि आप उस एक प्रॉपर्टी से, आपने दराज का पेज देखा है, उसके अंदर आपने प्रोडक्ट्स देखे, ये सारा काम फ्लेक्स कर लेता है बहुत आसानी से। कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, आप स्क्रीन को छोटा करेंगे ना, तो पहले वो दिखाएगा फर्स्ट में 4 प्रोडक्ट, थोड़ा छोटा करेंगे वो दिखाएगा 3 प्रोडक्ट, और छोटा करेंगे वो दिखाएगा 2, फिर 1 जब आपके मोबाइल पे आ जाता है। तो ये सारा जो ऑटोमेटिक सिस्टम हो रहा है ना, कि ये कार्ड्स को ऊपर नीचे कर रहा है, ये कौन करता है बेसिकली? ये आपको करता है फ्लेक्स। जब हम फ्लेक्स पढ़ेंगे तो हम उस पर ज्यादा टाइम लगाएंगे, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, क्योंकि अभी आपका अलाइनमेंट का टॉपिक है ही नहीं। अभी आप जो चीज पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? टेक्स्ट। ग्रेड भी यही काम करता है। अच्छा, यहां पर और कुछ ये प्रॉपर्टीज है। टेक्स्ट इंडेंट हो गया, टेक्स्ट शेडो हो गया, फर्स्ट लेटर हो गया, फर्स्ट लाइन हो गया। ये सारे क्या चीजें हैं? ये है सूडो। आपको याद है सूडो क्या था? सूडो क्लास, हमने कौन सी सूडो क्लास पढ़ी थी? होगा। अब ये उसके अलावा आपको ना कुछ सूडो क्लासेस बता रहे हैं। देखिए, वो कह रहे हैं ए के टैग पे कौन सी सूडो क्लास लगाओ? विजिटेड फ्लैग। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि ये जो प्रॉपर्टीज है, आप खुद अपने घर पे इसको खुद ट्राई करें, एक एक लगा के, कि उसका इफेक्ट क्या आता है। ना सिर्फ ये जो ऊपर से अभी तक हमने जितनी प्रॉपर्टीज टेक्स्ट की पढ़ी हैं, आप अभी क्या करें, उसको पहले यूज करें और उसको इस्तेमाल करें, देखेंगे कौन सी चीज पे क्या इफेक्ट आ रहा है। ताकि ये ऐसी चीज है कि जब तक आप इससे खुद नहीं खेलेंगे, आपको ये बातें समझ में नहीं आएंगी। अब आप जो आपकी बेसिक टेक्स्ट की जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो आपने पढ़ ली हैं। अब ये वाली जो सारी चीजें हैं, इनको आप खुद ट्राई करें। टेक्स्ट इंडेंट हो गया, टेक्स्ट शेडो हो गया, और ये सूडो क्लास में लिंक हो गया, विजिटेड हो गया। इसको आप खुद चेक करें और देखेंगे किसका इफेक्ट कैसे आ रहा है। बात समझ आई? टेक्स्ट के अंदर किसी को भी सीएसएस में कोई मसला है?
आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो गूगल क्लासरूम में ऐड ना हो? आप ऐड नहीं है बच्चा? और कोई है? देखिए क्लासरूम में आप ऐड हो जाएं, 39 स्टूडेंट्स है, तो कितने रह गए? आप और आप दो, और कोई है? इन तीन के अलावा और कोई है जो क्लासरूम में ऐड नहीं है, एब्सेंट है? आपका ये नेक्स्ट वीक का असाइनमेंट है, आपको ये बनाना है लेकिन HTML CSS में। ये पूरी इस तरह का पेज बनाना है आपको। देखें ये वाला जो बेल्ट है ना, ये पिंक कलर वाला, ये लाजमी सी बात है, ये लोग अभी आप ये चीज अभी नहीं बना पाएंगे, ठीक है? आप इसको इग्नोर कर लें, इसकी आपको जरूरत नहीं है। लेकिन ये 1 और 3 जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है देख रहे हैं आप, नीचे इसके बॉक्सेस देख रहे हैं, और साइड में एक लिस्ट बनी हुई है, सही है, उसको आप देख रहे हैं। ये सारी चीजें आप बना सकते हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज अभी तक आपने पढ़ी हैं ये आप बिल्कुल बना सकते हैं, सही है। लेकिन अगर आप गौर करें तो इसका फॉन्ट अलग है, इसका फॉन्ट अलग है, और नीचे जो टेक्स्ट लिखी हुई है उसका फॉन्ट अलग है। 3 फॉन्ट है इसके अंदर, इसका साइज अलग है, इसका साइज अलग है, और इनका साइज अलग है, सही है। इधर इन्होंने किस तरह की लिस्ट है? ये ऑर्डर्ड है, अनऑर्डर्ड है? ये अनऑर्डर्ड है, ये अनऑर्डर्ड है, और इसके अंदर लिस्ट स्टाइल चेंज हुआ है। आप गूगल करके चेक कीजिएगा कि मैं CSS के अंदर लिस्ट स्टाइल कैसे बदल सकता हूं, क्योंकि आप नॉर्मली अनऑर्डर्ड बनाएंगे तो उसमें वो क्या दिखाता है? डॉट दिखाता है। यहाँ पे मुझे डॉट नहीं चाहिए, क्या चाहिए? एरो चाहिए। बात समझ आ रही है? और आपको ये भी पता है 13 इस तरफ कैसे आया, बॉक्सेस उस तरफ कैसे आए, और नीचे, अच्छा ये बॉक्सेस के अंदर ये कैपिटल हुए हैं ना, ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी से होंगे, आप कैपिटल लिखेंगे नहीं। बात समझ आ रही है? बहुत सिंपल असाइनमेंट है, कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है। जो आपने प्रॉपर्टीज क्लास में पढ़ी है आपको वही इस्तेमाल करनी है, और डिट्टो यही इस्तेमाल आपके पास आना चाहिए। दूसरा, ये जो कलर है ये भी आप यही उठाएंगे, इसका जो बैकग्राउंड कलर है आप यही उठाएंगे। बैकग्राउंड कलर लगाना आता है? पेज में बैकग्राउंड कलर लगाना आता है आप लोगों को? अगर आप लोगों के पास CSS की प्रॉपर्टी है ये, आप यहां पे क्या करें, आप लिखें बॉडी, ये क्या चीज है? ये टैग है, ये बॉडी का टैग है। इसको मैं एक देता हूं बैकग्राउंड कलर, कौन सा? तो यहां पे क्या हो गया? पूरा रेड हो गया। तो सिंपल कौन सी प्रॉपर्टी है? बैकग्राउंड डैश कलर, ठीक है। अच्छा कलर ये आपने उठाना है, ये कलर सेम चाहिए मुझे, इसका हेक्स कोड चाहिए इस कलर का, आप अपनी मर्जी से मत उठाइएगा, ये कलर चाहिए। और कलर कैसे उठाया जाता है ये आप तो थोड़ा गूगल पे सर्च करें, इसके लिए आप क्या निकाल सकते हैं, इसके लिए कौन सा टूल है, सही, कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होगा, क्या इस्तेमाल होगा, ये आपका, आपके पास प्लेग्राउंड है, आप गूगल है आपके पास, आप जो करें जैसे करें। मुझे इसका हेक्स कोड चाहिए, ये इस कलर का हेक्स कोड क्या है?
इसको आपने टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करनी है, आपकी मर्जी, आप करके देख लें, आपके पास एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। खुद भी तो कुछ करें भाई। और कुछ, किसी को और कोई सवाल है इसमें? अच्छा मैं सोच रहा हूँ इसमें ना वो अगर नीचे छोटा सा पेज नंबर भी आ जाए तो सही होता, छोटा सा पेज नंबर आए, पेज नंबर 1 लिख दें, कुछ भी लिख दें, पेज 1 बिल्कुल एंड में, कलर वाइट ही हो क्योंकि वो सही लगेगा। इसमें किसी को और कोई सवाल है? पक्की बात है, सही है, ये बन जाएगा। कितने दिन होते हैं आपके पास? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, बहुत दिन है यार, इतने दिनों में तो ये बन जाना चाहिए। सही है, तो इसके अंदर आपकी सिंपल थोड़ी सी सीएसएस की प्रॉपर्टीज यूज होंगी और कुछ भी नहीं है। 13 का या ये आपको ढूंढना पड़ेगा ना, थोड़ा सा देख लें, आप सर्च कर लें, आपको मिल जाएगा। आपको थोड़ा बहुत मिलता जुलता दिख जाए आप लगा लें, कोई जरूरी नहीं है कि सेम हो, आप बस दिखे इस तरीके से कि हाँ ये वही चीज है। सही है, गूगल क्लासरूम पे सारे लोग ये बात सही है, समझ लें कि जो भी आप ये काम करेंगे वो कहां पे सबमिट होगा? गूगल क्लासरूम। फाइल आप एक ही बनाइएगा HTML की, जो इनलाइन CSS है उसको इस्तेमाल कीजिएगा। गूगल क्लासरूम में आप आएंगे तो आपके पास ये चीज असाइनमेंट आपको दिखेगा जब आप क्लास वर्क पे क्लिक करेंगे। गूगल क्लासरूम में आप जाएंगे, उधर आप क्लास वर्क पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ये असाइनमेंट CSS असाइनमेंट 1 दिखेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे और व्यू असाइनमेंट का पर क्लिक करेंगे तो आपको पेज खुल जाएगा जो इस तरीके से नहीं दिखेगा, क्योंकि ये तो मैं टीचर हूँ, मुझे ऐसा दिख रहा है। लेकिन आपको यहाँ राइट साइड पे ऑप्शन दे रहा होगा कि अपलोड यूर फाइल, उसको आप अपनी फाइल को अपलोड करें, उसके नीचे लिखा हुआ होता है टर्न इन, आप टर्न इन को क्लिक करेंगे, आपकी फाइल सबमिट हो जाती है। सही है, जब आपको लिखा आ जाए टर्न इन, ED आ जाए ना उसके नीचे टर्न इन, तो समझ लेंगे आपकी फाइल सबमिट हो चुकी है और आपका असाइनमेंट आगे जा चुका है। सही है, तो आप प्लीज इसको क्या क्लास कोड ओके ये है। सही हो गया, किसी को कोई सवाल है? अब जो चीज अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वो थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी तक आप लोग खेल रहे थे कलर्स और ये सब, सही है, ये खेलना ही था और कुछ भी ज्यादा नहीं है। ये प्रॉपर्टी लगा दी, ये हो गया, वो प्रॉपर्टी लगा दी, वो हो गया, कोई ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट इसमें नहीं था। अब जो आपके पास काम है उसको हम कहते हैं बॉक्स मॉडल। क्या कहते हैं? बॉक्स मॉडल। अगर आप गूगल पे जाएं और आप लिखें HTML बॉक्स मॉडल तो आपको कुछ इस तरह की तस्वीरें दिखना शुरू हो जाएंगी। सही है, अब ये क्या चीजें हैं इसको जरा हम देखते हैं। इस चीज को हम क्या कहते हैं? बॉक्स मॉडल। अच्छा नाम से समझ आ रहा है, ये तो बॉक्स की पहली तो बात कर रहा है। मॉडल क्या होता है? किसी को पता है मॉडल क्या होता है? एक तरह का डेमो। सही, गुड वर्ड। एक तरह का डेमो, कि किसी भी चीज का अगर हमें कोई डेमो दिखाना होता है तो हम उसका क्या बना लेते हैं? मॉडल। अगर आप घर कभी आपने बनते हुए देखा हो तो उसका आपके पास एक पहले नक्शा होता है, तो वो उसका बेसिकली क्या होता है? मॉडल होता है। सही है, तो वो आपको मॉडल कहलाता है। अब मॉडल 2D मॉडल भी होता है, 3D मॉडल भी होता है। किसी घरों का 3D मॉडल बनता है, किसी का 2D बन जाता है। ज्यादातर पाकिस्तान में 2D होता है। अभी आपके पास बॉक्स है, लेकिन ये क्या दिखा रहा है? इसका मतलब क्या है? जब आप CSS लिख रहे थे तो आपके पास कंपोनेंट वगैरह बन रहे थे। ये आपका H1 है, ये आपका P टैग है और ये आपका इमेज है। सही है, ये आपका कुछ कंटेंट एडअप हो रहा है आपके HTML में और उस पर कुछ चेंजेस आ रही हैं। लेकिन CSS के लिए इसकी कुछ डायमेंशंस हैं।
सही है, इसकी कोई विड्थ है, इसकी कोई हाइट है, इसकी एक जगह है। तो ये सब कैसे डिसाइड होता है? वो किसके जरिए होता है? बॉक्स मॉडल, कि किस चीज को कितनी जगह देनी है। सही है। अब बॉक्स मॉडल में कुछ चीजें हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो इसमें रेड कलर का आपको जगह देख रही है ना, जो रेड कलर दिख रहा है, वो बेसिकली होता है आपका एक्चुअल कंटेंट। सही है। वो क्या होता है? एक्चुअल कंटेंट, कि जो चीज आपने लिखी है या बनाई है या कुछ भी है। उसके बाद ये जो आपके पास, आई थिंक ये पीच कलर है, इसका ये जो पीच कलर का जो एंडिंग है, इसको हम क्या कहते हैं? बॉर्डर। इसको हम क्या कहते हैं? बॉर्डर। और ये जो आपके पास ब्लू कलर का बेल्ट है इसके चारों तरफ, इसको हम क्या कहते हैं? मार्जिन। बेसिकली हम लोग अगर इधर आए, CSS में एक नई फाइल बनाए, इसको हम नाम दें बॉक्स डैश मॉडल डॉट HTML। एक HTML की फाइल बना लें। इसके अंदर मैंने सिर्फ एक डिव बनाया है। सही है। यहां पे मैं एक स्टाइल की प्रॉपर्टी बनाता हूं, इसके अंदर मैं डिव को कॉल करता हूं, इसको हम देते हैं एक विड्थ, कितनी, और इसको हम एक हाइट देते हैं 500 पिक्सल्स। क्या हमें अभी कुछ नजर आएगा? चेक कर लें। तो आपको कुछ नजर आया? नहीं, मुझे भी नहीं नजर आया। वो क्यों नजर नहीं आया? आपने डिव बना लिया है, डिव को आपने हाइट और विड्थ तो दे दी है, लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं है, ना उसका कोई कलर है, ना उसके अंदर कोई कंटेंट है। तो आपको कैसे पता लगेगा कि वहां पे डिव है? इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? बॉर्डर। सही है। इसको अभी प्रॉपर्टी को हम गौर से देखेंगे ये क्या चीज है, कैसे बनती है। अभी मैंने ये सिर्फ बनाई है ये आपको दिखाने के लिए कि ये क्या चीज है, आपका डिव है। ये चीज क्या है? डिव। आप जो भी डिव बना रहे थे ना, ये वही है। उसको मैंने सिंपल क्या दिया है? हाइट और विड्थ दे दी है, और दूसरा उसको मैंने क्या दिया है? बॉर्डर, ताकि आपको वो नजर आए। सही है। हाइट और विड्थ मैंने उसको कितनी दी है? 200 बाय 200। अब जरा इसको देखते हैं हम लोग, और जो दूसरा हमने बॉक्स मॉडल बनाया था जरा उसकी बात करते हैं। अब बॉक्स मॉडल के मुताबिक सबसे पहले कंटेंट कहां आता है? इसके बीच में, कंटेंट के बाहर और इसके बॉर्डर तक एक जगह होती है जिसको हम क्या कहते हैं? पैडिंग। क्या कहते हैं? पैडिंग। कहां? इसका कंटेंट और इसके बॉर्डर के दरमियान। इसका बॉर्डर जो है वो खुद एक जगह घेरता है। अब आप खुद देखें, ये इसकी मैंने कितनी डायमेंशन रखी है? 2 पिक्सल्स। तो ये कितनी जगह घेर रहा है? 2 पिक्सल्स। क्योंकि CSS में आपको ये चीज देखना लाजमी है कि कौन सी चीज कितना स्पेस घेर रहा है। अगर आप ये सोचेंगे कि इसके अंदर जो व्हाइट कलर का ये जो बॉक्स है, बल्कि व्हाइट कलर को हम कोई कलर दे देते हैं, उसको हम देते हैं बैकग्राउंड कलर ब्लू। अब ज्यादा बेटर है। अब ये जो ब्लू कलर है ना, अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ यही विड्थ है डिव की, मतलब यही जगह वो घेर रहा है, तो आप गलत है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर 2 पिक्सल का क्या है? बॉर्डर भी है। तो जब आप चीजें साइड बाय साइड रखेंगे तो आपको इन सारे डायमेंशंस और इन सारे डिस्टेंस का ख्याल रखना है कि इसके पास बॉर्डर कितना है, इसके पास पैडिंग कितना है, और इसके पास मार्जिन कितना है। अब जरा पहले ये तो देखेंगे मार्जिन क्या है, पैडिंग क्या है और बॉर्डर क्या है। सही है। पैडिंग मैंने आपको बताया कि डिव के अंदर कोई भी चीज होगी उस पे, और जो उसका जो बॉर्डर है उसके बीच में जो जगह है उसको हम क्या कह रहे हैं? पैडिंग। जरा इसको हम देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? फर्ज करेंगे इस डिव के अंदर मैंने एक स्पैन बनाया, मैंने लिखा है हेलो वर्ल्ड।
तो वो कहाँ आ गया, बिल्कुल इसके कॉर्नर पे। सही है। मैंने स्पैन जानबूझ के क्यों बनाया, क्योंकि स्पैन इनलाइन एलिमेंट है और उसकी कोई भी डायमेंशंस नहीं होती, वो सिंपल सिर्फ उतनी जगह घेरता है जितना उसका कंटेंट है। अब मैं इसको एक प्रॉपर्टी देता हूं, उसका नाम क्या है, पैडिंग। तो आप देख रहे हैं कि ये हेलो वर्ल्ड साइड से थोड़ा सा आगे हो गया है, ये चीज आपको दिख रही है, अपने बॉर्डर से थोड़ा दूर हो गया है, लेकिन ये है अपने डब्बे के अंदर। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, पैडिंग। ये जो इसके दरमियान डिस्टेंस है। सही है। अब जरा इसको और गौर से देखिएगा, एक और है मार्जिन। अब देखिए ये जो बॉक्स है ये बिल्कुल स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड से थोड़ा सा दूर हो गया है। तो बॉक्स के बाहर वाली जगह को हम क्या कहते हैं, मार्जिन। बॉक्स के अंदर वाली जगह को हम क्या कहते हैं, पैडिंग। और बॉक्स के बॉर्डर को हम तो बॉर्डर ही कहते हैं। बात समझ आ रही है। जो स्पेस बॉक्स के अंदर है वो क्या है, पैडिंग। जो बॉक्स के बाहर है वो क्या है, मार्जिन। और बॉर्डर की भी अपनी विड्थ होती है। ये मत सोचिएगा कि बॉर्डर की अपनी विड्थ नहीं है, जितनी आप उसको विड्थ देंगे आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि आपने इस डब्बे को इतनी विड्थ दी है। गलती बच्चों से क्या होती है कि आप एक जगह असाइन करते हैं कि भाई यहाँ पे कंटेंट आएगा, यहाँ पे कोई चीज आएगी, कितनी विड्थ की, 500 पिक्सल की, फॉर एग्जांपल 500 पिक्सल की। आपने क्या बनाया, एक डिव, 2 डिव बनाए। पहले डिव में आपने विड्थ दे दी 250 पिक्सल, दूसरे में आपने कितनी दे दी, 250 पिक्सल। तो दोनों बराबर आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि टोटल कितना था 500, तो 500 का आधा 250 250, तो वो आधा आधा आ जाता है। लेकिन अगर आपने उस पर बॉर्डर दिया इवन 2 पिक्सल का भी, तो अब वो पूरा 250 नहीं है। सही है, वो 250 नहीं है, वो कितना है, वो 252 है, 252 पिक्सल है। और दूसरे वाले बॉक्स में भी कितना है, 252 पिक्सल। अब उसको कितनी जगह चाहिए, 504 पिक्सल चाहिए, लेकिन आपके पास है कितनी, 500 पिक्सल्स। तो वो बेसिकली अपनी जगह से क्या हो जाता है, बाहर निकल आता है। तो ये जगह का जो कैलकुलेशन है ये थोड़ा जरूरी है। आज की क्लास में आपको सिर्फ इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देना था, बॉक्स मॉडल का थोड़ा दिखाना था कि भाई क्या होता है, कैसे होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको और गौर से पढ़ेंगे। हम पैडिंग को थोड़ा टाइम लगा के पढ़ेंगे, पैडिंग कैसे लगाई जाती है, किस किस तरह से लगाई जाती है, सही है, इसके किस तरह के काम होते हैं। उसके अलावा फिर हम पढ़ेंगे बॉर्डर, कि बॉर्डर कैसे लगाया जाता है, इसके क्या क्या तरीके हैं। उसके बाद हम फाइनली पढ़ेंगे क्या, मार्जिन। मार्जिन, पैडिंग, ये 2 जो प्रॉपर्टी हैं आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होंगी सीएसएस में। बात समझ आ रही है। क्योंकि ये 2 प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो आपकी जो आपका कंपोनेंट्स हैं वो इसको इधर उधर आगे पीछे मूव कर रही होती हैं। बात समझ आ रही है। तो मार्जिन, पैडिंग आपको बार बार सुनाई देगा, बार बार सुनने को मिलेगा। अब भी सिर्फ मैंने आपको उसका तारुफ कराया है और थोड़ी देर में दिखा दिया है कि वो किस तरीके से दिखता है और कहाँ कहाँ होता है। अब अगर आप इसको राइट क्लिक करके चेक करोगे ना, तो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखेगी, आपको रंग अलग अलग दिखेंगे। पहले कलर का जो बॉक्स है वो क्या है, येलो कलर का। सही है। येलो कलर आपको बेसिकली बताता है ये क्या चीज है, मार्जिन है ये। ब्लू कलर आपको क्या दिखाता है, कंटेंट, कि ये आपके डिव का जगह है। ग्रीन कलर क्या दिखाता है, पैडिंग। आपको ग्रीन कलर यहाँ पे थोड़ा दिख नहीं रहा, उस स्क्रीन पे थोड़ा बेटर लग रहा होगा, इसके कलर थोड़े बकवास हैं। तो ये वाला जो ग्रीन बेल्ट है ये बेसिकली पैडिंग है। और ब्राउन कलर का एक छोटा सा आपका बेल्ट है, बिल्कुल पतला सा, वो आपका क्या है। तो इन 3 चीजों को मिला के हम इसको क्या कहते हैं, बॉक्स मॉडल। मार्जिन, पैडिंग और बॉर्डर। अब इन चीजें क्यों जरूरी हैं, क्योंकि आप जितना भी काम करेंगे वो किस में काम कर रहे होते हैं, बॉक्सेस में। बात समझ आ रही है। क्योंकि हर चीज किस में रैप हुई होती है, डिव में। ये डिव में, वो डिव में, ये डिव में। तो सब चीजें जब डिव में होती हैं तो इसका आपको स्ट्रक्चर समझना लाजमी है कि इसमें कौन कौन से साइजेस है। सॉरी, पिक्चर्स को, हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ये सबसे पावरफुल है। आप मार्जिन और पैडिंग बहुत सबसे पावरफुल प्रॉपर्टी है किसी भी चीज को मूव कराने के लिए। आप किसी चीज को मार्जिन लेफ्ट दें और वो ना हिले, हो ही नहीं सकता। वो अगले पिछले हो सकता है कि आपके कंपोनेंट्स को तबाह कर दे।
हो सकता है इसकी अलाइनमेंट बिगाड़ दे, उसको कर दे, लेकिन वो जरूर मूव करेगा। सही है। मार्जिन टॉप में थोड़ा मसला होता है, इसको हम आगे जाकर देखेंगे कि क्यों होता है। मार्जिन टॉप पे कभी कभी मसला होता है, क्यों? क्योंकि मार्जिन टॉप जो है बेसिकली ऊपर कुछ भी नहीं है। जब आप ऊपर देख रहे हैं तो और ऊपर कुछ भी नहीं है, तो उसको टॉप से समझ नहीं आता कि मैं टॉप से कहां से दूं। सही है। तो ये थोड़े बहुत छोटे छोटे मसले मसाइल होंगे टॉप से, लेकिन मार्जिन और पैडिंग नॉर्मली सबसे पावरफुल प्रॉपर्टी है किसी चीज को मूव करने के लिए। अभी थोड़ी देर पहले आप में से किसी एक बच्चे ने कहा था कि अगर हम लोग मार्जिन के थ्रू किसी कंपोनेंट को बीच में ले आए तो क्या ये मुमकिन है? ये बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन आपको उसमें क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेशन। लेकिन आपका दिमाग आपको बोलेगा यार किसी भी चीज को मार्जिन 50% दे दो, 50% क्या होता है? आधा, तो वो बीच में नहीं आना चाहिए। आपका दिमाग यही बोलेगा कि भाई किसी चीज को अगर मुझे बिल्कुल स्क्रीन के बीचों बीच लाना है तो मैं उसको ऊपर से कितना दे दूं? मार्जिन 50। साइड में से कितना दे दूं? मार्जिन 50। तो उसको आइडियली कहाँ आना चाहिए? बीच में। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये हम नेक्स्ट क्लास में उसको देखेंगे कि ऐसा क्यों नहीं होता, इसकी क्या वजह है। हो सकता है कि हम लोग सारा वो व्हाइट बोर्ड उठा के और उस पर थोड़ा सा ड्राइंग करके भी देखें कि ऐसा क्यों हुआ, और फिर आपकी थोड़ी सी मैथमेटिक्स इसमें शामिल होगी। तो मुझे पता है आपको मैथमेटिक्स बहुत अच्छी लगती है, तो थोड़ी सी आप मैथमेटिक्स भी देख लेंगे कि यार ये मैथमेटिक्स के पीछे क्या है जिसकी वजह से 50% पे ये बीच में नहीं आया। और अगर आप बोलोगे नहीं मुझे जबरदस्ती मार्जिन चाहिए इसको बीच में करने के लिए, उसका भी हम आपको तरीका बताएंगे। वो मैथमेटिक्स का छोटा सा फार्मूला होगा और कुछ भी नहीं होगा। ओके, सही है। तो इंशाल्लाह अभी तक 10:35 हो गए हैं, तो आपको एक असाइनमेंट है नेक्स्ट वीक के लिए। CSS का पहला असाइनमेंट है, इसको याद से कीजिएगा। जो भी आज आपने पढ़ा है इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट वीक से आपका प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि अभी आपने टेक्स्ट का पूरा पार्ट कंप्लीट कर लिया है और आप बॉक्स मॉडल पे आ गए हैं। और बॉक्स मॉडल में मैं आपको बता रहा हूँ कि आप में से अच्छे खासे बच्चे हैं जो अच्छे खासे मसले मसाइल करेंगे। तो ये नेचुरल है, हर कोई करता है, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको कहूंगा आप स्टेप बाय स्टेप चलें। सही है, स्टेप बाय स्टेप चलें। अच्छी बात है अगर आप आगे का काम देखकर आते हैं, लेकिन आप खुद जरा सोचें कि वो आपको खुद को कंफ्यूज ना करे। सही है। कोई आके मुझे बोल रहा है कि सर मैंने फ्लोट लेफ्ट लगा दिया, मैंने फ्लोट राइट लगा दिया, लेकिन ये मसला हो गया, फिर मैं मार्जिन लगा रहा हूं तो वो सही नहीं हो रहा। तो आप खुद को कंफ्यूज मत कीजिए। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलें, अगर आप आगे का देखना चाह रहे हैं, तो ये फिर कंफर्म करेंगे आपको आज के काम को वो कंफ्यूज ना करें। सही है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अच्छा, अटेंडेंस दे दें आप अपने।